हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपका चल रहा है क्लास 11 पॉलिटी एनसीईआरटी 11th-12th में आपको ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जिससे यूपीएससी मेंस में सीधे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। सो देखो, आज का जो आपका टॉपिक है सोशल जस्टिस, आप देखेंगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, आप इसमें सोशल जस्टिस जो है इसको पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस को पढ़ते हैं और देखेंगे कि बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपको एक बेस जो है वह सोशल जस्टिस का देगा, कुछ थ्योरीज की बात करेगा, तो ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है वह आप इजीली समझ पाओगे। सो हम पढ़ रहे हैं रिवाइज्ड 2023 का एडिशन, उसी के अकॉर्डिंगली ही हम चैप्टर्स कर रहे हैं। तो पहले वाले जो एनसीईआरटी थे उसमें 10 चैप्टर्स थे, लास्ट 9 और 10 में पीस एंड डेवलपमेंट था, अब उसको हटा दिया गया है। सो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन हो चुका है, फ्रीडम इक्वालिटी की बात हो गई, एंड नाउ चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस की बात आज क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपके टॉपिक्स होंगे व्हाट इज जस्टिस, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज जस्टिस में हम कुछ इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। जॉन रॉल्स ने बहुत अच्छी थ्योरी दी कि किस तरीके से हम एक सोसाइटी में सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं और एक जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। उसके लिए व्हील ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, सो सोशल जस्टिस को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी मेंस जो आपका पेपर 2 है उसमें आखिर शामिल क्या क्या है, और एक क्वेश्चन आपको बता दूं जो आपका सीधे तौर पर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप उसको लिख पाएंगे। देखो, इसमें जो कुछ टैग लाइंस टाइप की होती है ना, जो भी एनसीईआरटी में आप देखते हो, जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए एक पूर्व शर्त है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, है ना, तो इस तरह की जो टैगलाइंस है वहां से सीधे सीधे जो क्वेश्चंस है वह बन जाते हैं। हाल ही में ये पूछा भी गया। अब देखो, यहाँ पर पहले मैं आपको टॉपिक्स बता दूं तो पेपर 2 में आप पढ़ते हैं इशू रिलेटेड टू चाइल्ड्स, माइनॉरिटी, एजुकेशन सेक्टर, SC ST, वुमेन, एल्डर पीपल, हेल्थ सेक्टर, थर्ड जेंडर, LGBTQ, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट इश्यूज, है ना। तो ये 10 टॉपिक्स आपको सोशल जस्टिस में कवर करने हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इन सभी के साथ जाएगा कि अगर आप SC ST या वुमेन्स के लिए लिख रहे हैं तब भी उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा कि सोशल जस्टिस के लिए ये जरूरी है। ठीक है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो यूपीएससी मेंस 2023 में आया, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस और एक पढ़ने का रीजन मिलेगा कि हाँ, हमें क्यों एनसीईआरटीज पढ़नी है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल by its nature are discriminatory in approach and do you agree? Give reason for your answers। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड 250 वर्ड्स में इसमें आपको लिखना था कि जो भी डिसएडवांटेज इस तरह के ग्रुप्स, कम्युनिटी हैं सोसाइटी में, क्या उनके लिए अगर आप वेलफेयर स्कीम्स जो है उनके डेवलपमेंट के लिए अगर लेकर आ रहे हैं तो क्या वो अपने नेचर में डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है, तो क्या आप इससे सहमत है? तो इस तरह की अप्रोचेस आपकी कैसे बनेगी? आपको तो पता है कि ठीक है, रिजर्वेशन जो है वह यहाँ दिया गया है, यहाँ पर अनटचेबिलिटी जो उसको अबॉलिश किया गया है, लेकिन आपको ये अप्रोच नहीं पता कि क्या ये सही है या फिर नहीं है, आप क्या इससे एग्री करते हैं और आपको रीजन इसके बताने हैं। ठीक है, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए देखो, आपने अगर इक्वालिटी को पढ़ा है तो इक्वालिटी में भी हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी के जो है वह 3 प्रिंसिपल्स है जिससे हम इसे प्रमोट कर सकते हैं, और जिसमें कि हम अगर अफर्मेटिव एक्शंस की बात करें, अफर्मेटिव एक्शंस की बात करें जिसमें कि रिजर्वेशन आता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है अपने नेचर में, बल्कि ये एक इक्वालिटी का ही एक्सपेंशन माना जाता है और समाज में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए माना जाता है। तो एक तो आपका ये हो गया। आज जब हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे तब भी आप इस पैराग्राफ को इसमें पढ़ते हैं, वहां से आपको एक अप्रोच मिलेगी कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए अगर गवर्नमेंट के द्वारा जॉब्स में, एजुकेशन में कोटा बनाया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो बेसिकली ये एक्सपेंशन माना जाएगा, ये इक्वालिटी है सोशल जस्टिस का, ना कि ये अपने अप्रोच में डिस्क्रिमिनेटरी है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा देखो, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट, ये भी हम इक्वालिटी में भी पढ़ चुके हैं।
कि किस तरीके से अगर आप विभेदक बर्ताव मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बर्ताव जो है वह कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ हिस्टोरिकल, अगर हम देखें तो हिस्टोरिक जो अनजस्टिस है वह होता आया है, तो उनको आगे प्रमोट करने के लिए, उन्हें उस इक्वल लाइन पर खड़ा करने के लिए जहां पर बाकी सोसाइटी में कम्युनिटीज और लोग हैं, जरूरत होती है कि उसे आप कुछ स्पेशल केयर दें, कुछ विशेष सुविधाएं दें, है ना। सो अपनी अप्रोच में क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है नहीं है, ठीक है, क्लियर है, बल्कि एक्सपेंशन है इक्वालिटी का। तो आज इसको पढ़ने के लिए आज मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप इस चैप्टर से भी कर पाएंगे, इसमें भी कई कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा देखो सोशल जस्टिस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, ताकि अगर आप सोशल जस्टिस का टॉपिक प्रिपेयर करो, बहुत बच्चों आप इसके लिए 5 या 10 डेज रखो। करंट अफेयर के जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वुमेन रिजर्वेशन को लेकर चल रहा है, क्या वुमेन रिजर्वेशन जो हो चुका है अभी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव में, ठीक है, जो वहां पे 1/3 रिजर्वेशन, वो कितना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करेगा, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो एक सोसाइटी सोशल जस्टिस से रिलेटेड इशू है ये, इसको प्रिपेयर करो। करंट अफेयर की जो चीजें हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो यूपीएससी में 21 में क्वेश्चन आया, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन वुमेन द हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इस बार क्वेश्चंस, लास्ट टाइम क्वेश्चन किस में आया है, ये आया हुआ है जुडिशरी को लेकर, है ना। आप इस बार भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वह इसी तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको यही तैयार करना है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन, कम्युनिटी या फिर किसी हम एक डिसएडवांटेज ग्रुप की अगर सोसाइटी में बात करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ कम है और क्यों कम है, गवर्नमेंट इसको अचीव करने के लिए, इस इक्विटेबल सोसाइटी को बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, उन सभी चीजों को लिखिए। Can the vicious cycle of gender inequality, poverty and malnutrition to be broken through microfinances of women self-help group explained with examples? ठीक है, सो किस तरीके से अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना चाहते हैं, तो पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन को खत्म करना चाहते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों। इसके अलावा 2020 का एक क्वेश्चन देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन कंफर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 और 2030। सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना था, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं सोशल जस्टिस को, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज जस्टिस, न्याय जो है यह क्या है। सोशल जस्टिस को पढ़ने के पहले हम अगर जस्टिस वर्ड को एक्सप्लेन करें तो आखिर जस्टिस का मतलब क्या है, और इसको समझने के लिए हम 3 जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझते हैं। नंबर 1, ट्रीट इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, मतलब जो लोग समान है कुछ मायनों में उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना, समान व्यवहार करना। प्रपोर्शनेट जस्टिस, है ना, हम देखेंगे इसमें कि प्रपोर्शनेट मतलब एक अनुपातिक या फिर समानुपातिक जो व्यवहार है वह क्यों किया जा रहा है, उसकी क्या जरूरत है, इसकी बात करेंगे। समानुपातिक न्याय। एंड थर्ड, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, मतलब जो विशेष जरूरतें हैं उसका ख्याल रखना। जैसे कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो गवर्नमेंट ने उन सबका जो एक्सेस है वह आसानी से बैंक एंड बाकी पब्लिक जगह पर हो सके, इसके लिए सुगम भारत अभियान चलाया। तो इस तरह के क्या क्या, अगर उसकी स्पेशल नीड्स है उसके लिए स्पेशल केयर जो है वह गवर्नमेंट दे। तो ये 3 प्रिंसिपल्स जो है कैसे इनके बीच में एक सामंजस्य, एक हारमोनियस वे अपनाया जाए, एक तरीका अपनाया जाए जिससे हम सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट कर पाए। और जस्टिस को समझने के लिए हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया से, शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से एंशिएंट इंडिया में एक प्राइमरी ड्यूटी माना जाता था किंग कि वह जो है वह जस्टिस को प्रमोट करे। कन्फ्यूशियस की बात करेंगे, प्लेटो की बात करेंगे, सुकरात की बात करेंगे कि उन्होंने आखिर जस्टिस के बारे में क्या कहा, इमैनुअल कांट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायपूर्ण वितरण। आप किसे न्यायपूर्ण वितरण कहेंगे, ठीक है। एक सोसाइटी में रिसोर्सेज जो है, जो फैसिलिटीज हैं, कैसे उसको बांटा जाए, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे। देन आगे हम जॉन रॉल्स की बात करेंगे, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है जस्टिस की, ठीक है।
जॉन रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी, और देखेंगे कि इन्होंने कहा कि एक कंडीशन रखी, एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा प्रिंसिपल इन्होंने दिया, व्हील ऑफ इग्नोरेंस का, अज्ञानता का आवरण। वो प्रिंसिपल्स कुछ ऐसा था, वो सिद्धांत कुछ ऐसा था कि आप जानते हुए सब कुछ छोड़ रहे हैं, मतलब आप सब कुछ जान रहे हैं, अपनी पोजीशन, आप सोसाइटी में अभी आपकी क्या पोजीशन है, क्या आपने पोजीशन जो है वह ऑक्यूपाई कर रखी है, लेकिन उसके बाद भी आप सब चीजों को भूलकर एक कल्पना, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कुछ खास परिस्थितियों की। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का आवरण ओढ़ लेना, है ना, जिसमें कहा जाता है कि एक जस्ट सोसाइटी की स्थापना, एक जस्ट सोसाइटी को इंश्योर केवल एक मनुष्य इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह मोरल है। अगर हम उसको कुछ रीजनेबल, कुछ ऐसी चीजें बता दें, कुछ ऐसे सिद्धांत बता दें जिससे उसे ये समझ में आ जाए कि अगर वह सोसाइटी में वर्स्ट ऑफ कंडीशंस पर आया, वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस पर आया, तब भी उसके पास मिनिमम राइट्स हो, मिनिमम अपॉर्चुनिटीज हो, तभी जाके जस्ट सोसाइटीज जो है वह बन सकती है। तो आप बात करेंगे व्हील ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी की। एंड परस्यूइंग सोशल जस्टिस, कैसे हम सोशल जस्टिस जो है उसको परस्यू कर सकते हैं। लास्ट हम देखेंगे फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। डॉक्टर अंबेडकर का भी सोसाइटी सोशल जस्टिस के बारे में उन्होंने क्या कहा है उसको हम पढ़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं इसके स्टार्टिंग पैराग्राफ से। और लास्ट मैंने आप सभी को क्लास में बताया था कि आपका एक काम होगा कि जो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स, उन सभी के स्टार्टिंग में आप देखेंगे, जैसे कि इसमें चैप्टर नंबर 4 है और जो स्टार्टिंग वाला आपका ये चैप्टर है, इसमें आप देखेंगे कि 3-4 आपको नीचे पॉइंट्स मिल जाते हैं क्वेश्चन फॉर्म में कि आगे हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। आपको इस पर आंसर राइटिंग करने की कोशिश करनी एक्सरसाइज के अलावा। एंड मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर क्वेश्चन सोशल जस्टिस से आया, बहुत ईजिली आप लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है कि सभी जो आपके 8 चैप्टर्स हैं न्यू रिवाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, तो सभी के स्टार्टिंग में 3-4 कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स पर आपको आंसर राइटिंग करने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो, सो देखो यहां पर 2 शब्दों से समझाने की कोशिश की गई है। कहा जाता है, हम सभी परिचित हैं, समझाने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, इसके डायमेंशंस या इसको आप अपने तरीके से जरूर कहीं कहीं डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज लव, है ना। बट और लेकिन जैसे कि हम जो प्रेम है इसको गलत नहीं मानते, वैसे ही हम न्याय को भी गलत नहीं मानते। मतलब ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऐसे भाव हैं जिन्हें हम सही मानते सभी व्यक्ति। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि कहे कि नहीं ये गलत है या फिर ये गलत है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, लव एंड जस्टिस, जिसे कि हम सही मानते हैं। हाँ, बट इसमें एक डिफरेंस जो है वह हम इस बात में कर सकते हैं, डेफिनेटली लव के भी डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं। और हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जस्टिस और लव जो है कुछ मायनों में समान है, लेकिन हम अगर ये कहें कि हम जस्टिस को डिफाइन कर दें एक सिंगल लाइन में कि नहीं केवल यही जस्टिस है, वो पॉसिबल नहीं है। आप इसको प्रिसाइसली जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते कि जस्टिस केवल यही है। हाँ, हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, बट हम एक निष्कर्ष देने से या एक सिंगल लाइन देने से बचेंगे। अभी तक अगर मैंने आपको डेमोक्रेसी पढ़ा रही थी अगर, तो फिर मैं उसकी आपको एक लाइन में डेफिनेशन बता सकती हूँ कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। बट यहां पर जस्टिस के बारे में ऐसी कोई डेफिनेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस तरह के एक वाइड, एक एक्सपेंशन टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिससे कि कुछ लाइंस में बांध पाना बहुत आसान नहीं होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हम देख सकते हैं कि लव एंड जस्टिस एक पैशनेट रिस्पॉन्स हो सकते हैं हमारे चारों तरफ के लोगों के लिए, लेकिन हाँ इसमें भी एक डिफरेंस है। और इसमें जो डिफरेंस है वह ये है कि हम देखो प्रेम किससे कर सकते हैं? आप क्या एक ऐसा व्यक्ति जो जा रहा है, आप उसको नहीं जानते, आपके मन में उसके लिए इस तरह के जो थॉट्स है वह आएंगे नहीं आएंगे, है ना। सो ये होता है जिसे कि आप जानते हैं, ठीक है। सो आपके लिए क्या, वी नो वेल, जिसे हम अच्छे से जानते हैं, हमारे घर परिवार के लोग, बाकी दोस्त, तो वहां पर आप जो प्रेम है ये कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन जस्टिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये कंडीशन तो बहुत गलत है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि गलती किसकी और वही लड़ रहा है।
और ऐसे में आप देखते हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है सामने वाले के साथ, आपके अंदर इस तरह का जो भाव है वह आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रेम सभी के लिए नहीं आएगा, बट जस्टिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको सोसाइटी के लिए आ सकता है। ठीक है, सो प्यार हम सभी के लिए नहीं डिमांड कर सकते, सभी के लिए नहीं ला सकते, लेकिन जब हम जस्टिस की बात करेंगे सो ये कंसर्न ऐसा है कि हम सोसाइटी में सभी के लिए चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सोसाइटी में किसी के भी साथ जो अन्याय है वह ना हो। सो जस्टिस कंसर्न आवर लाइफ इन सोसाइटी। तो जब हम एक समाज में रहते हैं तो हम एक जस्ट सोसाइटी की कल्पना करने लगते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, सो एक पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ है, सोशल गुड्स एंड सोशल ड्यूटीज से जुड़ा हुआ है। पब्लिक लाइफ एक सार्वजनिक जो आपका जीवन है, पब्लिक लाइफ, सोशल गुड्स एंड ड्यूटीज, है ना, यहां से जुड़ा हुआ है जस्टिस। तो हमने इन दो कॉन्सेप्ट्स को समझा। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में बहुत सारी जो चीजें हैं वह समझने वाले हैं, व्हाट इज जस्टिस एंड काफी सारे। चलो तो शुरू करते हैं हम। अगर एक वर्ड में कहा जाए, देखो हमेशा क्या करो, कम से कम एक लाइन में नहीं डिफाइन कर सकते। डेमोक्रेसी नहीं पूछा है, इक्वालिटी नहीं पूछा है, तो 2-3 लाइन में डिफाइन कर सको। मतलब आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ वर्ड्स जरूर होना चाहिए। आप एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि एम्पावर शब्द बार बार आ रहा है, कि चाहे वे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इस तरह के जो डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी में उसके एम्पावर की बात करें, तो व्हाट इज एम्पावरमेंट, किस किस से ये जुड़ा है। तो 2-3 लाइन्स हमेशा ऐसी करो कि कभी भी जब एग्जाम में आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए जाओ तो आपका शुरुआत में आपको ये लगे यार मैं स्टार्टिंग कैसे करूं, तो स्टार्टिंग आप इसी तरह से, जैसे सोशल जस्टिस की बात हो रही तो आप स्टार्टिंग यहां से कर सकते हैं। सो सोशल जस्टिस इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना। अगर हम एक बात करें कि एक जस्ट सोसाइटी क्या हो सकती है या फिर जस्टिस आप किस चीज को कहेंगे, सो हम इस चीज को मानते हैं कि सभी व्यक्ति जो है उनको वह डिजर्व करते हैं एक इक्वल, कि उनको सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, समान लाभ मिले, समान अधिकार मिले और समान अवसर मिले। ऐसा ना हो कि सोसाइटी में एक जो ग्रुप है उसको एक लंबे समय से, आपने देखा होगा कि अगर हम लोअर कास्ट की बात करें तो उनके साथ हिस्टोरिकली जो है वह अनजस्टिस होता आ रहा है, और ऐसे में एक जस्ट सोसाइटी नहीं बन सकती। हजारों वर्षों से उन्हें किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को अपनाने के लिए मना किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम एंशियंट से बात करें और वर्ण व्यवस्था की बात करें, वर्ण सिस्टम की बात करें, जिसमें कि 4-1 है और सभी का ईच फंक्शन ऑफ सेट है, और उसमें भी ये डिनाई किया जाता है और सेपरेशन किया जाता है इस आधार पर कि आप इस कास्ट के, इस वर्ण के हैं, सो आप केवल इसी तरह की जो ऑक्यूपेशन है वह कर सकते हैं, इसी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। और बच्चों को जो व्यवसाय मिलता था वह उनके पेरेंट्स और उनके जो पूर्वज है उससे मिलता था, उससे डिफरेंट नहीं कर सकते थे। तो ये क्या हो गया कि क्या आप इसको कहेंगे कि सभी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वह सेम है? नहीं, है ना। तो ये सोसाइटी जस्ट सोसाइटी नहीं होगी, ये जस्टिस नहीं होगा, है ना। सो बेसिकली क्या है कि इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स। अब मान लीजिए कि अगर हम यूरोप की बात करें तो शुरुआत में जब यूरोप में राइट टू वोट दिया गया, एक पॉलिटिकल राइट है राइट टू वोट, और जब शुरुआत में राइट टू वोट केवल उन लोगों को दिया गया था जो कि टैक्स पेयर थे, तो टैक्स पेयर भी सभी मेल नहीं थे। अब आप ये नहीं सोच सकते कि केवल मेल को दिया गया था, फीमेल को नहीं दिया गया था। तो वहां पे भी मेल, ऐसे मेल जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसे पुरुष जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, केवल उन्हें ही राइट टू वोट दिया। फिर हम देखेंगे किस तरीके से अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज की बात करें, वो धीरे धीरे सभी ने अपनाया और सभी लोगों को दिया, क्योंकि वह सिटीजन है उस जगह के। राइट टू वोट कहीं कहीं फीमेल्स को नहीं था, फिर बाकी जैसे कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, आई थिंक 2015 के आसपास राइट टू वोट जो है वह दिया गया था, है ना। आपने वुमेन सफरेज मूवमेंट अब तक पॉलिटी में पढ़ा। तो इस तरह की चीजें क्या है, ये एक जस्टिस हुआ। सो इक्वल एक्सेस टू सोशल गुड्स इन वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस का एक मूल सिद्धांत ये हो सकता है कि समाज में जो वस्तुएं हैं, जो रिसोर्सेज है, उसका लाभ सभी को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर एक जस्टिस का कुछ पॉइंट्स हमने समझने की कोशिश की। अब आगे हम चलते हैं कि आखिर जस्टिस की जो कल्पना है वह है क्या। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। व्हाट इज जस्टिस? What is justice? What is justice? न्याय आखिर है क्या, है ना, इसको हम समझते हैं।
तो देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको इस चैप्टर में सीधे ही ये बता दिया कि न्याय क्या है एक पैराग्राफ में, बल्कि आपको समझाने की कोशिश की गई है हर एक कॉन्सेप्ट को सभी डायमेंशन से, और उन डायमेंशंस को समझाने के लिए जो थिंकर्स थे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसकी हमने बात की। जैसे कि जब हमने फ्रीडम की बात की तब भी हमने कई थिंकर्स को पढ़ा, जब हमने इक्वलिटी की बात की तब भी हमने कई थिंकर्स को पढ़ा, है ना। सो जस्टिस की अगर हम बात करेंगे, सो सभी कल्चर्स में, सभी ट्रेडिशंस में हम देखेंगे कि एक वह जूझ रहे थे इस प्रश्न से कि व्हाट इज जस्टिस, और ऐसे में कुछ आंसर्स हमें मिलते हैं। सभी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ने, ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया कि व्हाट इज जस्टिस। जैसे कि अगर किसी सोसाइटी में वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया, वो अपने हिसाब से जस्ट सोसाइटी है, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद ये नहीं दिया जाना चाहिए। तो अगर इस चीज को, जैसे कि अगर हम शुरुआत में देखें कि इंडिया में सती प्रथा थी, तो माना जाता था कि नैतिक रूप से या फिर बाकी सारी चीजों रूप से सही, तो क्या आप उसको ये बता सकते हैं कि एक प्रथा चूंकि लंबे समय से चली आ रही थी तो वह न्यायपूर्ण हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि सभी कल्चर ने, ट्रेडिशंस ने अपने अकॉर्डिंगली जो है वह इसको डिफाइन किया। तो एक जो प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न टाइप का सभी सोसाइटीज में बना रहा कि व्हाट इज जस्टिस, एंड इसको इंटरप्रेट किया गया अलग अलग तरीके से। आपको लगता है कि सभी आज भी जो भी हम लिबरल डेमोक्रेसीज देखते हैं उन सभी में जस्टिस की डेफिनेशंस या कॉन्सेप्ट्स या एक ही है? ऐसा नहीं है ना। सो इंटरप्रिटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की जो कोशिश है वह की गई। जैसे कि अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो एंशिएंट इंडिया में इसको एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंशिएंट सोसाइटी में जो जस्टिस है इसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। जस्टिस को किसके साथ जोड़ दिया जाता था? धर्म के साथ। और इसमें यह कहा जाता था कि जो राजा होगा, जो किंग होगा, इसकी प्राइमरी ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है, प्राइमरी ड्यूटी है कि ये न्याय की स्थापना करेगा। क्या करेगा? न्याय की स्थापना करेगा। सो जस्टिस को एसोसिएट किया कर दिया गया धर्म का, और एक जस्ट सोशल ऑर्डर प्रोवाइड करना, एक जस्ट सोशल ऑर्डर, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना किसकी प्राइमरी ड्यूटी हो गई? किंग की प्राइमरी ड्यूटी हो गई, ठीक है। चलो देखो, इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस की अगर हम बात करें, कन्फ्यूशियस, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो गलत है उसके साथ गलत करो और जो सही है उसको रिवॉर्ड दो, है ना। जो रॉन्ग डूअर है उनको पनिशमेंट दी जाए और जो सही काम कर रहे हैं लोग उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। सो ये इनके अनुसार न्याय है। कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं? पनिशिंग रॉन्ग डूअर, जो समाज में गलत, देखो आज हमारी सोसाइटी इस पर बेस्ड है कि नहीं है कि मान लीजिए जो चोरी कर रहा है या फिर जो मर्डर कर रहा है या फिर किसी अन्य तरीके से गलत काम कर रहा है जो एक हम सही नहीं मानते, असामाजिक चीज़ें मानते हैं, वैसे में क्या है कि वो उन्हें पनिशमेंट दी जाती है, उन्हें सजा दी जाती है। तो पनिशिंग रॉन्ग डूअर एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस, और जो सही काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड किया जाए, ये कन्फ्यूशियस कहते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम सुकरात की बात करें, सुकरात का क्या कहना है कि सुकरात के अनुसार जो है वह न्याय क्या है? इसमें कहा जाता है कि आखिर हमें कंसर्न क्यों दिखाने चाहिए सोशल जस्टिस के लिए या जस्ट सोसाइटी के लिए, क्यों कंसर्न हो? जो चल रहा है ठीक है, चलने दो, जरूरत क्यों है सोशल जस्टिस को या फिर सोसाइटी को जस्ट बनाने की, क्या आवश्यकता क्या है? सो सुकरात यहां पर कहते हैं व्हाई शुड बी कंसर्न, पहले एक क्वेश्चन, व्हाई
शुड बी, एक क्वेश्चन रेज करते हैं, वाई शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस। और इसमें यह कहा जाता है कि मान लीजिए जो अनजस्ट लोग हैं, हमें कभी कभी लगता है अरे जो बुरे लोग हैं वो ज्यादा सही हैं, किसी नियम को नहीं मानते वो ज्यादा सही है ना, नैतिकता को नहीं मान रहे वो ज्यादा सही है, भगवान को नहीं मान रहे, कुछ ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती है कि जो गलत कर रहे हैं वो सुखी हैं और हम सही कर रहे हैं हम दुखी हैं। इस तरह की चीजें आती है कि हम परेशान हो रहे हैं। तो यहां पर सुकरात कहते हैं कि आखिर अगर हमें यह लगता है कि जो गलत व्यक्ति है ना, या फिर जो जैसे कि कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं कर रहा है, कभी कभी हम कहते हैं यार ठीक है वो ज्यादा सुखी है, टैक्स पे नहीं कर रहा है और हम तो अपनी कमाई का इतने % दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए हमें यह लगता है कि जो टैक्स जो है वह नहीं दे रहा है वो ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, हमें ऐसा लग रहा है, तब क्या अगर सभी व्यक्ति ऐसे हो जाए तब ये सभी के लिए अच्छा होगा या फिर नहीं होगा? ये एक बैड सिचुएशन, एक बैड सोसाइटी बना देगा। सो व्हाई शुड बी कंसर्न अबाउट जस्टिस? बिकॉज ऑफ अगर एवरीवन जो है सभी लोग अनजस्ट हो जाए, एवरीवन अनजस्ट और मैनिपुलेट करे रूल्स को अपने अकॉर्डिंगली, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली, तो ये सभी के लिए क्या होगा? गलत होगा। हार्म ऑल ऑफ देम। सो जस्टिस जरूरी है। बिकॉज ऑफ जस्टिस जो है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, जस्टिस जरूरी है वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, सभी की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, वेलबींग ऑफ ऑल। तो सभी की भलाई के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर सभी लोग गलत करने लगे तब तो ऐसे में कहते हैं देश कुछ अच्छे ही लोग चला रहे हैं, या जो आज नैतिकता बची हुई है कुछ ही लोगों के कारण बची हुई है। इस तरह के कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं कि अगर सभी लोग जो है वह गलत हो जाएं तो समाज बहुत गलत दिशा में चला जाएगा और इससे किसी का भी जो भला है वह नहीं होने वाला। और इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक जस्ट सोसाइटी को बना सकें। ठीक है। और यहाँ पर हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वह हम इमैनुअल कांट की बात करते हैं। ठीक है। तो सुकरात की बात हो गई, कन्फ्यूशियस की बात हो गई, एंशिएंट सोसाइटी में जस्टिस को हमने एसोसिएट करके धर्म के साथ देखा और प्राइमरी ड्यूटी ऑफ किंग माना। अब यहां पर हम नेक्स्ट जो है वह इमैनुअल कांट के बारे में आपने सुना होगा। इमैनुअल कांट ये क्या कहते हैं? ये ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। इमैनुअल कांट की अगर हम बात करें, ये बात करते हैं कि मानव की गरिमा है इसलिए उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इक्वलिटी में भी हमने इनको पढ़ा। तो ह्यूमन डिग्निटी चूंकि है और सभी लोग जो है वह ह्यूमन है और इसलिए सभी को अपॉर्चुनिटीज जो है वह सेम मिलने चाहिए। सभी को, इक्वलिटी में हमने अपॉर्चुनिटीज की बात की थी, सभी को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि वह अपने टैलेंट को जो है वह डेवलप कर सके। सो इक्वल कंसिडरेशन फॉर ऑल की बात ये करते हैं। इक्वल कंसिडरेशन, सभी के लिए समान व्यवहार की बात करते हैं, टू ऑल। आया समझ में? सो सभी कल्चर, सभी ट्रेडिशंस, है ना, व्हाट इज जस्टिस और क्या इसके इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, इसके क्वेश्चन से जूझते रहे। जैसे कि हमने देखा एंशिएंट सोसाइटी में जस्टिस को एसोसिएट धर्म के साथ किया जाए। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो रॉन्ग डूअर उनको पनिश किया जाए और जो वर्चुअस लोग हैं उन्हें रिवॉर्ड किया जाए। सोक्रेट्स जो है वह कहते हैं कि वाई शुड बी कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस? बिकॉज ऑफ अगर सभी अनजस्ट हो जाए तो एक जस्ट सोसाइटी हम नहीं इमेजिन कर सकते। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जस्टिस के लिए हमें इसलिए कंसर्न दिखाना बिकॉज ऑफ इससे सभी का भला होगा। और इमैनुअल कांट कहते हैं कि चूंकि ह्यूमन की डिग्निटी है, मानव की गरिमा है, इसलिए सभी को अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट के डेवलपमेंट के लिए सेम अपॉर्चुनिटी और जो राइट्स है वह दिए जाने चाहिए। और इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल की बात करते हैं। हम यहां तक पहुंच गए, इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल। और अब इसी से जो है नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे। आया? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे और ये है आपका इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। समान लोगों के लिए समान बर्ताव करना, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स। ठीक है। मान लीजिए समान लोग जो हैं, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल फॉर इक्वल, इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल्स।
समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। तो जस्टिस को प्रमोट करने के लिए हमें एक पहला प्रिंसिपल समझ में आया कि समान लोगों के प्रति समान जो बर्ताव है वह करना चाहिए। अगर ये सेम है कुछ मायनों में, तब हम क्या करें, इनको एक इक्वल जो ट्रीटमेंट है वह दे, समान जो व्यवहार है वह हम इन सभी के साथ करें। इक्वल ट्रीटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी, चाहे हम लॉ के इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात करें, है ना, इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन तो फॉर ऑल, तो यहाँ पर ये क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स की जो बात है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में की गई है। अब देखो, मॉडर्न सोसाइटी और स्पेशली अगर हम जो अब लिबरल डेमोक्रेसीज है उनकी बात करें, वो इस प्रिंसिपल्स को अपनाती है सोशल जस्टिस के लिए, और ऐसे में ये मानते हैं कि सभी जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो मॉडर्न सोसाइटी, सभी आधुनिक देशों में एक जस्टिस को प्रमोट करने के लिए इस प्रिंसिपल को अपनाया गया है कि इक्वल लोगों के लिए इक्वल ट्रीटमेंट जो है वह दिया जाए। ठीक है, सो मॉडर्न सोसाइटी अबाउट द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल पीपल। बट इसमें एक प्रश्न ये आता है कि आप ये करेंगे कैसे, हाउ, ये होगा कैसे कि कोई भी व्यक्ति जो वह प्राप्त करने की क्षमता रखता है वह उसको कैसे मिलेगा, है ना। सो हाउ टू गिव ईच पर्सन हिज हर ड्यू, प्राप्त, है ना, हिज हर ड्यू दैट मीन्स प्राप्त, जो वो प्राप्त करने का अधिकारी है वो उसको कैसे मिलेगा। सो मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस सभी लोगों को दी गई है और इसके लिए कोशिश की गई है। देखो इसके लिए क्या प्रयास किया गया उसको हम समझते हैं। तो इसमें एक प्रिंसिपल अपना लिया कि सभी को उनका जो ड्यू है, सभी को उनका जो प्राप्त है वह मिले, इसके लिए एक प्रिंसिपल जो है वह सभी ने अपनाया और ये प्रिंसिपल है ट्रीटिंग इक्वली, जो इक्वल लोग हैं, जो समान लोग हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ चाहे लॉ हो, पॉलिसीज हो, या फिर सोसाइटी में आपको रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, है ना, राइट्स देने हो, तो ट्रीटिंग इक्वली। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है, देखो हालांकि हमने इक्वलिटी में देखा था कि ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी सोसाइटी बिल्कुल एकदम जो इक्वलिटी है उसको प्रमोट करे या फिर सेम सभी जो है वह इक्वल हो, ऐसी सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ कभी कभी ऐसे लगता है हमें, जैसे कि हम पीएम की बात करें या फिर जो भी हमारे संवैधानिक अधिकारी है, पदाधिकारी है, हम देखें कि उनके लिए जब स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो हमें वो बुरा नहीं लगता, हमें लगता है कि नहीं सही है बिकॉज ऑफ वो पीएम है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है ट्रीटिंग इक्वली, जो लोग समान है ना उनको इक्वली हम ट्रीटमेंट करें। और इसमें कहा जाता है कि जो सभी इंडिविजुअल्स है वह कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, उनकी कुछ चारित्रिकगत विशेषताएं होती हैं और सभी चूंकि ह्यूमन बीइंग है, सो दे डिजर्व इक्वल राइट एंड ट्रीटमेंट, है ना। सो इक्वल राइट एंड ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ ऑल आर ह्यूमन बीइंग, सो deserve equal right and opportunities, है ना। हमें समान अधिकार और जो अवसर है वह मिलने चाहिए क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और सब एक जैसे हैं, इसलिए सभी को समान अधिकार दिए जाए। ठीक है, और इसीलिए इसी को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ अगर हम लिबरल डेमोक्रेसीज की बात करें, लिबरल डेमोक्रेसीज जो उदार लोकतंत्र हैं, उन्होंने एक तो पॉलिटिकल
एंड जो सोशल राइट्स है ना, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, कोशिश की है कि सभी को समान रूप से दिया जाए। अगर हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो इसमें क्या आएगा, राइट टू वोट, राइट टू वोट है ना, ये सभी को दिया जाए क्योंकि हम सभी सिटीजन्स हैं इस देश के, और हमें स्टेट में, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन के लिए, लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग में अपने पार्टिसिपेशन के लिए हमें राइट टू वोट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये जो हम प्रिंसिपल देख रहे हैं इक्वालिटी का, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल का, और इसमें लिबरल डेमोक्रेसीज जो है वह राजनीतिक और सामाजिक रूप से समान अधिकारों की बात करती है। सो जैसे कि पॉलिटिकल हम देखें राइट टू वोट, सामाजिक रूप से कई अधिकार जैसे कि सभी को समान समझा जाना है ना, इक्वालिटी, इक्वालिटी। और ये जो इक्वालिटी है, आप जेंडर, कास्ट, क्रीड, रेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन जो है वह नहीं कर सकते। और अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने आर्टिकल 14-15 पढ़ा, आर्टिकल 14 एंड 15 है ना, राइट टू इक्वालिटी को हमने पहले रखा है, राइट टू फ्रीडम बाद में है 19 से लेके 22 आर्टिकल तक, बट राइट टू इक्वालिटी को हमने पहले रखा बिकॉज ऑफ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका ये मानना था कि अगर हम इक्वालिटी को पहले नहीं रखते हैं तो हमारी जो सोसाइटी, उस वक्त बहुत अनइक्वल सोसाइटी थी, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन जो है कास्ट बेस्ड, रिलीजन और बाकी सारे जेंडर बेस्ड था। तो कोशिश की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि हम जो प्रेफरेंस चीज़ों को दे रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस के अनुसार दें। हमने राइट टू इक्वालिटी को पहले रखा आर्टिकल 14 से 18 तक, और हमने इस पर कुछ ऐसे आधार लिख दिए, कुछ ऐसे ग्राउंड जो है वह इसमें हमने नोट कर दिए कि इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वह नहीं किया जा सकता है ना। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ क्लास, कास्ट, रेस एंड जेंडर, ठीक है। सो देखो इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए टू इक्वल, एक एग्जाम्पल कि 2 पर्सन है, ठीक है, और ये जो 2 पर्सन है वह इक्वल वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल सेम काम है, चाहे वह पिज्जा बांटने का काम कर रहे हो या फिर कोई और, या फिर कोई एमएनसी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि 2 पर्सन है वह इक्वल वर्क कर रहे हैं, बट इन्हें जो पे है वह इक्वल नहीं है, जो रिवॉर्ड है वह इन्हें अनइक्वल दिया जा रहा है ना। सो यहां पर हम देखेंगे कि सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम काइंड ऑफ जॉब, ये होना चाहिए, यही जस्टिस है कि अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो आपको सेम जो रिवॉर्ड है, सेम जो पारिश्रमिक है वह दिया जाना चाहिए, चाहे आप पिज्जा बांटने का काम कर रहे हो या फिर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हो। सो यहां पर बिकॉज ऑफ 2 पर्सन डिफरेंट कास्ट के हैं, इसलिए सेम काइंड ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और अगर इक्वल वर्क है और यहां पर इक्वल वर्क के साथ डिफरेंट रिवॉर्ड है, डिफरेंट रिवॉर्ड है, उन्हें जो प्राप्त हो रहा है, जो पारिश्रमिक उन्हें मिल रहा है, जो वेतन उन्हें मिल रही है, वो कैसी है, ये अलग अलग है, तब इसको हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन क्या है, ये अनजस्ट सोसाइटी है, ये अनजस्ट सोसाइटी है। क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कास्ट, एक व्यक्ति इस कास्ट का है तो आप उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है वह दूसरी कास्ट का है तो आप उसको अलग पैसा दे रहे हैं। तो यहां पर अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें डिफरेंशिएट करते हैं तब क्या होगा, आप एक अनजस्ट सोसाइटी का हिस्सा हो जाएंगे। और सेम ऐसे ही हम कहेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल जो हम चारों तरफ देखते हैं, हालांकि अब ऐसा कम हो रहा है, आप जेंडर बायस्ड हो रहे हैं कि चूंकि मेल एंड फीमेल है ना, मेल एंड फीमेल, तो आप देखेंगे ये दोनों मान लीजिए टीचर है। सो जो मेल टीचर है उसको सैलरी हाई दी जा रही है कंपेयर फीमेल टीचर के। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ वह पुरुष है इसलिए उसको सैलरी हाई दी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि आज भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, महिलाओं को जो है वह
चाहे एमएनसीज हो या कुछ कंपनियां वह ऊंची पोजीशन नहीं देती है, उसके पीछे रीजन होता है कि उन्हें लगता है कि शायद ये फैमिली को प्रेफरेंस देगी और ये हमारे साथ लंबे समय तो कार्य के अवसर तो प्रभावित होते हैं ना। ये एक बहुत बड़ा, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बायस्ड हो जाना, कि आप इस तरह की अगर जॉब है कि इकोनॉमी आप देखेंगे उसमें क्या महिलाओं की भूमिका, यूपीएससी ने पूछा हुआ था, बहुत बड़ा इशू इस बात को लेकर कि अगर सेम जॉब है, सेम काइंड ऑफ जॉब है, लेकिन उसके बाद भी डिफरेंट जो रिवॉर्ड्स हैं वह दिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू आर मेल और फीमेल, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट इस बात को लेकर किया जा रहा है कि अगर आप पुरुष है ना, सो यहाँ पर जो मेल टीचर है हायर सैलरी देन अ फीमेल टीचर, ये एक अनजस्ट, ये भी अनजस्ट होगा। अनजस्ट सोसाइटी होगी, नहीं होगी, ये एक अनफेयर सोसाइटी होगी, नहीं होगी। सो डेफिनेटली अनजस्ट एंड अनफेयर सोसाइटी होगी बिकॉज ऑफ जो मेल है इसको हायर सैलरी दी जा रही है, हायर पे या सैलरी। तो ये दो एग्जाम्पल जिससे हमने इस बात को समझा कि कैसे इक्वल ट्रीटमेंट जो है फॉर इक्वल्स होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो सेकंड हमें इसका प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रपोर्शनेट जस्टिस। अभी तक हमने इसमें यह समझा कि सभी लोगों के लिए जो है वह समान अवसर हो, समान अधिकार हो, समान पेमेंट हो, अगर वह सेम काम कर रहे हैं तो उनके लिए। लेकिन क्या ऐसी कुछ परिस्थितियां नहीं बन सकती समाज में कि आपको लगे कि नहीं, अलग अलग रिवॉर्ड्स दिया जाना जस्ट है, अलग अलग रिवॉर्ड दिया जाना जस्ट है? क्या ऐसा हो सकता है? देखो सेकंड प्रिंसिपल्स, बिकॉज ऑफ हम देखते हैं कि सोसाइटी को जस्ट बनाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल्स है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, है ना। फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है ये सही है, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ये, बट ये सफिशिएंट नहीं है, ये नेसेसरली है बट ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंट जॉब की, अगर कोई व्यक्ति ऐसी जॉब कर रहा है जिसमें ज्यादा रिस्क है और अगर वो ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, और आप सोचो कि एक नया है व्यक्ति और एक जो अगर हम किसी कंपनी में किसी वहाँ के कर्मचारियों की बात करें तो एक ऐसा था जिसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस था, एक ऐसा था जो एकदम फ्रेशर था। तो यहाँ पर आपको ये लगेगा कि नहीं, चूंकि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, इसलिए आप सभी को जो है 10,000 ही सैलरी दो। तो यहाँ पे बुरा उस व्यक्ति को नहीं लगेगा जो कि स्किल्ड है, क्या नहीं, हमारे स्किल्ड होने का तो कोई फायदा नहीं, हमारे एक्सपीरियंस होने का तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली हो सकते हैं जब हमें ये सही लगे कि नहीं, उनके जो प्रयास है, उनकी जो स्किल का प्रोपोर्शनेट है, उसके समतर उनको, उसके समान उन्हें जो रिवॉर्ड से वह दिए जाए। अब ठीक हम ऐसा ही देखें कि मान लीजिए एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का एग्जाम, कि चूंकि सभी लोग जो है वह एक ही एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए सभी को एक ही जैसे नंबर मिल जाए, और उनके जो एफर्ट्स उन्होंने पुट इन किए थे, उन एफर्ट्स जो है उसको आपने देखा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने देखा कि एग्जाम में जो स्टूडेंट्स हैं, चूंकि वह सेम स्कूल के हैं, सेम एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी को इक्वल मार्क्स दिए गए। अगर इक्वल मार्क्स दिए जा रहे हैं तब तो ये क्या होगा, ये अनजस्ट हो जाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि एक बच्चा ऐसा था जिसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसा था कि केवल 33% जो मार्क्स है वो लाने के लिए पड़ा था कि बस पास हो जाए, नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी का जो स्पेशल एफर्ट्स जो है वह उसने पुट इन किया, अगर हम उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तब ये इनजस्ट है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स जो है वह जस्टिस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सेकंड प्रिंसिपल्स की जरूरत है, और वो सेकंड प्रिंसिपल है प्रपोर्शनेट जस्टिस, मतलब उसके प्रयास के अनुपात में उसको रिवॉर्ड दे देना, है ना। जो उसने एफर्ट्स लगाए हैं उसके प्रोपोर्शनेट उसको रिवॉर्ड दे देना। क्लियर है? चलो हम इसको लिखते हैं, है ना। सो सेकंड है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे आपको नोट्स बनाने हैं वो मैं साथ साथ बता देती हूं। प्रोपोर्शनेट जस्टिस, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब प्रपोर्शन की बात हो रही है तो किसी के प्रपोर्शन में कुछ तो आएगा ही, समानुपातिक न्याय, ठीक है, प्रपोर्शनेट जस्टिस। सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा कि इक्वल ट्रीटमेंट एक जस्टिस के लिए, फॉर जस्टिस
पिछले बार पैराग्राफ जो लास्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा, प्रिंसिपल नंबर 1, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, वहां से शुरू करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, है ना। सो फॉर जस्टिस equal treatment is not the only principle, is not the only principle for justice, है ना। It not the only principles of justice, ये केवल एक प्रिंसिपल नहीं है। Why? क्यों? बिकॉज ऑफ, हम देखेंगे सर्कमस्टांसेस को आपको याद रखना है। बिकॉज ऑफ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे लग सकते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी लग सकती हैं जब आपको नंबर 1 जो प्रिंसिपल है वह कैसा लगेगा, गलत लगेगा। सो कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब आपको पहला जो प्रिंसिपल है वह कैसा लग जाएगा बच्चों, गलत लग जाएगा, है ना, अनजस्ट लगेगा। और ऐसा क्यों लगेगा, तो समानुपातिक न्याय इसके लिए एक व्यवस्था करता है ना। और इसमें यह कहा जाता है कि अगर हम सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दे तो ये अनजस्ट हो जाएगा, और इसके लिए हमें सेकंड जो एक फॉर्मूला है वो हमें चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ। देखो यूपीएससी आप देखेंगे कि इस बार जो भी पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे, कुछ क्वेश्चंस में सीधा लिखा सावधारण समझाइए, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाना है। तो इसलिए आपको हर चीज एग्जाम्पल, और एनसीईआरटी का सबसे अच्छा यही है कि आपको बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझा देता है, आप उसके बेस पर किसी भी आंसर को लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा, भाषा अलग हो जाएगी, बट अगर सोशल जस्टिस से क्वेश्चन आया, जस्ट सोसाइटी से क्वेश्चन, लिखना यही, और क्या लिखोगे। अपने मन से कोई कहानी बनाओगे, अपने मन से कोई प्रिंसिपल बनाओगे तब जाके लिखोगे, नहीं, जो है उसको पढ़ो, दिमाग में रखो, और हाँ आ जाए उसको इंप्लीमेंट करो। सो इसका एग्जाम्पल क्या है कि चूंकि हमने एक एग्जाम में सभी को जो है वह मार्क्स कैसे दे दिए, सेम दे दिए। सो ऑल स्टूडेंट्स जो भी उस परीक्षा में शामिल थे उनको आपने कैसे दे दिए, सेम मार्क्स दे दिए। और आपने जब सेम मार्क्स दे दिए तब तो आपने उनका जो एफर्ट, एक बच्चे ने जो 12 घंटे 13 घंटे 15 घंटे पढ़ा था, आपने उसको देखा ही नहीं। तो यहां पर देखो कि बिकॉज ऑफ सेम एग्जाम, बिकॉज ऑफ सेम स्कूल, अब अगर आप सबको सेम मार्क्स दे देंगे, ये आपको कैसा लगेगा बच्चों, अनजस्ट लगेगा। तो एक ऐसा सर्कमस्टांस बन गया ना कि पहला प्रिंसिपल अब आपको गलत लगने लगा, पहला प्रिंसिपल आपको गलत लगने लगा, है ना। सो यहां पर आपने क्वालिटी ऑफ आंसर्स एंड जो इफर्ट्स है, चूंकि यह डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ, अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ आंसर्स, एक ने अपने मन से कुछ भी लिखा था, एक क्वालिटी ऑफ आंसर्स उसने सही तरीके से पढ़ के, यूपीएससी की जो डिमांड है उसको पढ़ के एग्जाम्पल को सही लिखा, आंसर्स में जो करंट अफेयर के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उसको ऐड किया, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस थे उसको ऐड किया, उसको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो क्वालिटी ऑफ आंसर्स तो देखा जाना चाहिए ना। तो क्वालिटी ऑफ आंसर्स एंड उसने क्या, उसमें जो इफर्ट्स हैं ये पुट ऑन किए थे, चूंकि ये डिफरेंट है इसलिए, है ना, ये डिफरेंट है इसलिए सेम मार्क्स जो हैं वह नहीं दिए जाने चाहिए। यहां पर समानता की बात आप नहीं कर सकते, सेम मार्क्स यहां पर नहीं। आपको सोचो कि आपके साथ ऐसा हो कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल प्रयास नहीं करा, आप तो इसमें डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे मैं क्यों पढ़ूं, जब सेम मार्क्स ही मिलना है तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि हम प्रोपोर्शनेट जस्टिस कर दें। सो व्हाट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस, हम उनको रिवॉर्ड दे दें उस प्रपोर्शन में, किस प्रपोर्शन में, उनके एफर्ट्स के प्रपोर्शन में। सो रिवार्डिंग पीपल इन प्रपोर्शन, रिवॉर्डिंग पीपल in proportion to the scale and quality of their efforts. उनके प्रयास के अनुपात में, है ना, उनके प्रयास के अनुपात में ही उन्हें रिवॉर्ड देना, यही क्या कहलाएगा, प्रपोर्शनेट जस्टिस, समानुपातिक। उनके प्रयास के अनुपात में उन्हें
उनके प्रयास के अनुपात में उन्हें उनका जस्ट देना, न्यायपूर्ण चीज देना, वही क्या होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। चलो आओ सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी में केवल वन काइंड ऑफ जॉब ही है, केवल सभी टीचर ही हैं, या फिर सभी लोग जो है वह केवल इंटरप्रेन्योर ही है, या फिर केवल एक ही काइंड ऑफ जॉब है, केवल सभी डॉक्टर ही है, ऐसा तो है नहीं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है, नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब की अगर हम बात करेंगे, टीचर है, ठीक है, या फिर देखो अगर हम आर्मी की बात करें, पुलिस की बात करें, एक व्यक्ति जो कि माइनिंग का काम करता है उसकी बात करें, एक स्किल्ड लेबर की बात करें, तो मान लीजिए पुलिस का जो काम है, आर्मी का जो काम है कि वो अपनी जान को दांव पे लगाकर पता नहीं किस दिन रिपोर्ट बन जाए, किसी दिन न्यूज़पेपर में आ जाए कि यहाँ पर लोग शहीद हो गए, तो उनका डेंजरस लेवल आप समझ रहे हो। क्या पता माइनिंग में काम करने वाली ऐसी कौन सी खबर आ जाए कि कौन सी जो माइन है वह धंस जाए, नहीं पता। तो उनका काम करने का लेवल देखो कि उनका जो खतरनाक वो काम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसके प्रोपोर्शनेट में अगर उन्हें डिफरेंट पैसा दिया जाए तब आपको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये जस्ट अगर उन्हें सेम पैसा, आप जैसे टीचर है, सुकून से एक कमरे में पढ़ा रहा है, ना उसे गर्मी ना धूप कुछ नहीं लग रहा है, बढ़िया ठीक है सारा माहौल, ठीक है, जो उसे चाहिए सारी चीजें मिल रही है, कुछ नहीं करना, पढ़ के आए पढ़ा दिया कि हाँ बस हो गया काम। ऐसा तो नहीं कि बस बाहर जाएंगे निकलेंगे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं कि बहुत डेंजरस लेवल का काम कर रहे हैं, या फिर सेना पे बॉर्डर पे खड़े हुए, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, पाकिस्तान वाली बॉर्डर पे खड़े हुए, लेकिन जो आर्मी के जो लोग हैं, है ना, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, और अगर उनको उनके प्रोपोर्शनेट में कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि आप देखें कि गवर्नमेंट जो है उनकी जो कैंटीन्स है उसमें आप देखेंगे कि उन्हें सही चीज़ जो है वह हाफ रेट पर मिल रही है, या फिर कुछ और भी टैक्स फ्री चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब है, टीचर, आर्मी एंड पुलिस। तब क्या होगा कि हम देखेंगे कि काइंड ऑफ वर्क अगर हम देखेंगे अगर ये डिफरेंट है, काइंड ऑफ वर्क अगर डिफरेंट है, तो डिफरेंट रिवॉर्ड इन्हें दिया जाना चाहिए, और इस बात में हम और आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, है ना। सो इस तरीके से हमें ये सीखने को मिल गया है सेकंड प्रिंसिपल से कि फॉर अ जस्ट अ सोसाइटी, फॉर एक तरीके से ये निष्कर्ष हो गया, फॉर जस्टिस अ सोसाइटी या फॉर जस्ट सोसाइटी, for just society, the principle of equal treatment, principle of equal treatment needs to be balanced with the प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनेट। पहला दूसरे से जुड़ गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शनेट, है ना। क्लियर है? तो यहां पर क्या करना चाहिए कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जरूरी है कि पहला प्रिंसिपल अपनाओ और उसके साथ साथ जो दूसरा प्रिंसिपल है उसको भी आप बैलेंस कर सकें। क्लियर हो गया? सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So for just society, the principle of equal treatment need to be balanced with the principle of proportionately. ठीक है? क्लियर है? So दो प्रिंसिपल हमने देखे, जस्टिस को समझा, पहला इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, बट दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ समटाइम्स ये हो सकता है कि लोगों का जो एफर्ट है वह अलग अलग हो, और इसलिए हमको इक्वल ट्रीटमेंट हम उनको नहीं कर सकते, सेम रिवॉर्ड्स हम उनको नहीं दे सकते, और ये बहुत ज़रूरी है। अब एक और तीसरी बात आती है, प्रपोर्शनेट जस्टिस की अगर हम बात करें तो हम कैसे इस बात को तय करें कि हमें ये देना चाहिए या फिर नहीं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि जब हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत हो,
एक तो हमने एफर्ट्स को देख लिया, एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए उसकी क्वालिटी को देखते हुए हमने उन्हें रिवॉर्ड दे दिया। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उतना प्रयास नहीं कर सकते, जैसे कि सरकार ने या फिर मान लीजिए किसी के द्वारा कोई एक दौड़ का आयोजन कराया गया और उसमें अगर कोई फिजिकल चैलेंज है ना, किसी के मान लीजिए पैर में पोलियो है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, एक ही पैर है, तब वह कैसे दौड़ेगा उस रेस में। और सभी के लिए उस रेस को कंपलसरी कर दिया कि किसी भी पर्टिकुलर राइट के लिए या फिर रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए आपको इस दौड़ में भागना है। ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? तो कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जिन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत है, स्पेशल नीड्स हैं उनकी। तो तीसरा प्रिंसिपल जो है, स्पेशल नीड्स जो है इनको रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, विशेष जरूरतों का ख्याल रखना। एंड दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड एंड ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नीड्स। बेसिस ऑफ स्पेशल, जब हम एफर्ट्स की बात कर रहे थे, एफर्ट्स के प्रपोर्शनेट की बात कर रहे थे, वो सेकंड प्रिंसिपल था। इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल था। तीसरा प्रिंसिपल है उनके स्पेशल नीड्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए, सच एज एज हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, लैक ऑफ गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। आप कहें कि नहीं, जो सभी लोग 10th या 12th पास हो उन्हीं को केवल राइट टू वोट दिया जाएगा, ये पॉसिबल है? पीपल विद स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी आर ट्रीट unequal in some particular respects. A physically challenged person getting a reserved seat in bus in an example of principle of recognition of special needs. तो आप कहें कि नहीं, जो फिजिकल चैलेंज है उसके लिए भी सीट मत दो, हम खड़े हैं वो भी खड़ा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है और ये सही नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम कि यूपीएससी ने जो मेंस में क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन की अप्रोच आपकी यहां से बन जाएगी, ठीक है, कि डेवलपमेंट द वेलफेयर स्कीम है ना फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, क्या ये अपनी अप्रोच में डिस्क्रिमिनेटरी हैं? अब आपकी एक अप्रोच बन गई कि नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, ये बेसिकली ज़रूरी है ताकि जिनकी स्पेशल नीड्स है उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको स्पेशल जो साधन है वह दिया जाए। और ऐसे में ये क्या है, ये ज़रूरी हो जाता है ना। सो एक तो आप इक्वलिटी वाला ले सकते हैं, जो पहले मैंने आपको बढ़ा चुकी हूँ और आपको इस स्लाइड में भी स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि आप इक्वलिटी वाला जो चैप्टर था आप उसका भी सहारा ले सकते हैं, और यहाँ पर भी आप सीधे तौर पर इस पैराग्राफ से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बताएं कि वेलफेयर के लिए अगर हम किसी की स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो बेसिकली गलत नहीं है, बल्कि इक्वलिटी को प्रमोट करने का उसी का एक एक्सपेंशन है, एक टूल है। तो रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। फर्स्ट है इसमें कि हम सोसाइटी में जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं रिसोर्सेज का या बाकी सब का, तब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों की जो स्पेशल नीड्स हैं इसको रिकॉग्नाइज करें, है ना। सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन करते समय, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हम क्या करें, लोगों की जो स्पेशल नीड्स है उसको हम रिकॉग्नाइज करें। अभी तक हमने देखा कि बेसिक स्टेटस, देखो इसके पहले हम दो प्रिंसिपल्स की बात कर चुके कि अगर बेसिक स्टेटस है एंड राइट्स, तो ये सभी के लिए इक्वली मिलने चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, ट्रीटेड इक्वली। यहां पर आप क्या करो, ट्रीटेड इक्वली, है ना, समान व्यवहार करो बेसिक स्टेटस में और बेसिक राइट्स में, जैसे कि राइट टू वोट सभी को दे दिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम सभी को दे दिए। बट ये केवल सफिशिएंट नहीं है। सेकंड प्रिंसिपल हमने पढ़ा, सेकंड प्रिंसिपल में हमने देखा कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर कर रहे थे, उनके एफर्ट्स के आधार पर, प्रोपोर्शनेटली टू देयर एफर्ट्स। जिसने जो ज्यादा स्किल्ड था हमने उसको ज्यादा पैसे दे दिए, है ना, उसको ज्यादा पे कर दिया।
और तीसरा हमने इसमें देखा, अभी देखो अगर बेसिक ऑफ स्टेट एंड राइट की बात, तब तो आपने इक्वली ट्रीटमेंट दिया। सेकंड हमने देखा कि प्रोपोर्शनेट टू देयर इफर्ट्स, डिस्क्रिमिनेशन आपने इस बेस पर कर दिया। बट हु आर नॉट इक्वल इन सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। और यहां पर तीसरा उदाहरण क्या है, तीसरा प्रिंसिपल्स है कि आप स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज कीजिए और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है, तो तीसरा यहां पे याद रखना है आपको। थर्ड क्या है कि मान लीजिए अगर डिसेबिलिटीज है, कोई विकलांग है, चैलेंज है, तब यहां पर ये हेल्प ज्यादा डिजर्व करता है, डिजर्विंग हेल्प। एंड अगर लैक ऑफ गुड एजुकेशन है, लैक ऑफ गुड एजुकेशन एंड हेल्थ, तब गवर्नमेंट इस तरह के जो चैलेंज सेक्शंस हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स, पॉलिसीज जो है वह बनाए। आया समझ में? सो हु आर नॉट इक्वल, हु आर नॉट इक्वल, जो लोग किसी भी मायने में समान नहीं है, कुछ इसमें डिफरेंशिएट है। हु आर नॉट इक्वल in certain important respects, in certain important aspects, respect, तो इनके साथ डिफरेंट बिहेव किया जा सकता है ना। डिफरेंट जो बिहेव है, डिफरेंट ट्रीटमेंट, आई थिंक ज़्यादा राइट टर्म होगा, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर हम स्पेशल नीड्स की बात करें तो कम से कम सोसाइटी में गवर्नमेंट इतना तो कर दे कि सभी जो है वह एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जी सके। सोसाइटी में कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास जैसे कि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फूड की भी बात की गई है, क्योंकि आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट टू फूड बहुत ज़रूरी है। और इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा कि अगर हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो ऐसे कौन कौन से केसेस आए हैं जिसमें कि इसका एक्सपेंशन हुआ है। सो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट इतना प्रयास करे कि जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं, बेसिक मिनिमम जो नीड्स हैं, बेसिक मिनिमम जो लाइफ है, ठीक है, ये आप फुलफिल कर पाओ। अब यहां पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आर्टिकल 17 याद करो, यूपीएससी ने आर्टिकल 17 को सीधा पीटी में पूछा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहां पर देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखेंगे तो जो एससीज एंड एसटीज हैं इनके लिए अलाउ किया गया है रिजर्वेशन है ना। सो रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड कोटा फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोटा फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अब आपकी एक अप्रोच बन गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या किया है कि अगर इस तरह के डिसएडवांटेज ग्रुप है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस होता आ रहा है, तो उनको प्रॉपर अगर उनका अभी तक एक प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, तब उन्हें रिजर्वेशन दे देना। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बात को मानता है कि रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आपको यही सारी चीज़ें लिखना है, अपने शब्द में लिखना। देखो मैं समटाइम्स बच्चों एकदम एक्यूरेट आंसर लिखवाने से आपको बचती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई एक आंसर नहीं हो सकता जो बेस्ट हो, जिसको ऊपर और नीचे बस कुछ ना हो, बस वही बेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अपने वर्ड्स हैं, आपके अपने थॉट्स, हो सकता है आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखो, बहुत अच्छी लाइंस का यूज़ कर लो, बहुत अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर लो, तब इसलिए आप अपने अनुसार लिखें। आपको इसमें लिखना है कि क्या इस तरह के जो वेलफेयर स्कीम्स चलती है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, क्या ये अपनी अप्रोच में डिस्क्रिमिनेटरी है? आप लिखिएगा नहीं, है ना, नहीं डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स की बात करती है। और इक्वालिटी का जो आपका चैप्टर था उसमें भी हमने समझा था कि
प्रमोट इक्वालिटी के लिए अफर्मेटिव एक्शंस जो है, जो कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन के रूप में लागू किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है, डिफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है वह किया जा सकता है। क्लियर हुआ? रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स क्लियर हुआ? चलिए, यूएन सोशल जस्टिस डे, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाता है 20 फरवरी को। 2022 की थीम रखी गई थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, है ना, ये थीम रखी गई थी। अब देखो, अब हम आते हैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे। अच्छा, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के पहले एक और पॉइंट, अब हम इन तीनों ही जो आपके प्रिंसिपल्स है उसको अगर हम जोड़े बच्चों, तीनों प्रिंसिपल्स को जोड़े, इसमें समझा देती हूं कि जरूरत क्या होती है एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, प्रपोर्शनेट जस्टिस एंड रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। इन तीनों के बीच में एक बैलेंस जो अप्रोच है इसको अपनाया जाए। एक बैलेंस जो अप्रोच है इसको अपनाया जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, एंड अगेंस्ट प्रपोर्शनेट जस्टिस जो है इसका एक्सपेंशन हम कह सकते हैं, बट केवल ये दोनों चीज रहे ये भी सफिशिएंट नहीं है। सो रिकग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स ये भी जस्टिस का एक हिस्सा होगा। सो इट बिकम अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज द डिफरेंट प्रिंसिपल्स टू प्रमोट अ सोशल जस्टिस। समझ गए? अब नेक्स्ट हम आते हैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। न्यायपूर्ण वितरण किसको कहेंगे? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और जॉन रॉल्स की थ्योरी, बस इतना है, ठीक है। चलो, अब देखो बच्चों, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि हमें when we agreed to idea that different people in a society must be treated differently, the subsequent questions would be who and how we can ensure the justice. So यहाँ पर देखो, government can and will enact law and facilitate the just distribution of resources and individual with a society, within a society. अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि हम कहें कि सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो भी समाज में, चाहे हम राइट्स की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, उन सभी का न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। बट ये हो कैसे? यहाँ पर लॉ एंड पॉलिसीज़ के द्वारा इसको इंश्योर किया जा सकता है। लॉ एंड पॉलिसीज़ के द्वारा जो है इसको इंश्योर किया जाए, ठीक है। साथ ही देखो, एक फेयर मैनर में, अगर आप एक को फेयर मैनर जो है, निष्पक्ष तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह होना चाहिए। तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा बिटवीन जो भी सोसाइटी में ग्रुप्स हैं, सोसाइटी, इंडिविजुअल, डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स, इनके बीच में रिसोर्सेज का एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो किसका? गुड्स का, रिसोर्सेज का। गुड्स एंड रिसोर्सेज का एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के बीच में, इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा ना हो कि किसी एक ग्रुप के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा वेल्थ कंसंट्रेशन है, बाकी जो ग्रुप्स है, कम्युनिटीज़ हैं, वह डिसएडवांटेज है ना। या फिर एक सोसाइटी का एक हिस्सा जो है वह इतने ज़्यादा टॉप पे, जैसे कि आप देखेंगे कि इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज़ की जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती है कि वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, और वर्ल्ड के मोस्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रीज़ में इंडिया भी आता है, जहाँ पर ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ मिलती हैं। अगर हम वेल्थ कंसंट्रेशन की बात करें तो 10 और 20% लोगों के पास 80% वेल्थ कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि गुड एंड रिसोर्सेज को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सोसाइटी, इंडिविजुअल, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे, है ना, एक बैलेंस जो है वह बना रहे, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स और इसमें आपको समझने हैं। चलिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट
डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने देखा लॉ एंड पॉलिसीज की बात कर ली कि गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसीज बनाकर इंश्योर करे, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयास करे। और एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रिसोर्सेज है ना, जो रिसोर्सेज हैं उसको सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी एंड जो डिफरेंट ग्रुप हैं एंड जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके बीच में इक्वली बेसिक तरीके से बांटा जाए। ठीक है, देखो अगर इक्वल ना भी हो तब भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं एकदम सभी के पास जो है वह इतना ही पैसा हो, इतने ही अधिकार हो। बिल्कुल इक्वल चीजों का किया जाना भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती। इक्विटेबल सोसाइटी जो है वह केवल एक मिथ है। इक्विटेबल सोसाइटी पॉसिबल नहीं है कि आप एक ऐसा समाज बना लो जहां पर सब चीजें समान है, सब एक ही लेवल पर है, दूसरा कोई लेवल ही नहीं है। तब यहां पर हम देखते हैं कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में ठीक तरीके से किया जाए, ये तो ठीक है। लेकिन अगर जब तक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इसकी ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि एक सेम डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में किया गया है। लेकिन अगर सीरियस इकोनॉमिक, जरूरी नहीं है कि सब समान हो जाए, लेकिन अगर सीरियस इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से अगर आर्थिक विषमताएं हैं, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज अगर समाज में है, सोशल एंड इकोनॉमिक अगर इनइक्वालिटीज है, तब क्या चाहिए? तब चाहिए कि जो सरकार है वह क्या करे कि जो रिसोर्सेज हैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, समझ गए? अब देखो नेक्स्ट है इसमें कि एटलीस्ट बेसिक इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा क्या है? बेसिक इक्वालिटी हो। बेसिक इक्वालिटी मतलब लॉ की इक्वालिटी हो, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी हो। तो बेसिक इक्वालिटी तो सभी लोगों के लिए समान होनी चाहिए, है ना। बेसिक इक्वालिटी, बेसिक राइट्स जो है वह सभी को मिलने चाहिए, टर्म ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज एंड एटलीस्ट लाइफ कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटी। सो बेसिक इक्वालिटी में क्या आएगा? लॉ एंड पॉलिसी आएगा, लॉ एंड पॉलिसीज आएगा, ठीक है, एंड अपॉर्चुनिटीज आएगा। तो ये ऐसा है कि ये सभी को जो है समान रूप से मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी किया गया है तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर सीरियस चैलेंजेस है, सीरियस इनइक्वालिटी चैलेंजेस है, तब बहुत ज़रूरत होती है कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह फिर से किया जाए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे हम पहले बात कर चुके हैं बट एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 17 को पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें, क्या करता है? अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है इसको खत्म करने की बात करता है, अबॉलिश करता है, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करता है। तो ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और पॉइंट्स हो गए। आया समझ में? अब हम चलते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी की तरफ। जॉन रॉल्स की थ्योरी, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स क्या करते हैं? एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए या फिर एक न्यायपूर्ण वितरण के लिए एक थ्योरी देते हैं, एक सिद्धांत देते हैं।
वो कहते हैं आप खुद को एक ऐसी कंडीशन में जो है वह इमेजिन करें कि आपको नहीं पता कि समाज में आपकी पोजीशन क्या होगी, समाज में आपके पास कितने अधिकार होंगे, कितने अधिकार नहीं होंगे, है ना। सो रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहता है कि अगर हम लोगों से पूछे कि आप किस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं और उस सोसाइटी में जो है आप, रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है कि इफ पीपल आर आस्क्ड टू चूज द काइंड ऑफ सोसाइटी, अगर आप लोगों से पूछेंगे विच काइंड ऑफ सोसाइटी, अच्छा आपसे कहा जाए कि आप अपने लिए कोई चीज चूज करें, आप सबसे बेस्ट चीज है ना जो आपको लगे कि नहीं ये सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, आपके पास ऑप्शन हो, आप खुद के लिए समाज में विशेष अधिकार देंगे, या फिर आप ये सोचेंगे अरे मैं, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ राजतंत्र होता तो आप सोचते अरे मैं तो राजा का उत्तराधिकारी के रूप में पैदा हो जाऊं, तो ये आपकी क्या होगी, डिमांड होगी, ये आपका मन होगा। तो अगर हम पीपल से पूछे, लोगों से पूछे व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि जो भी विशेषाधिकार वाला ग्रुप है ना, जो भी ऐसा ग्रुप है जिसे कि प्रिविलेज जो है वह दिए गए हैं, जिसे विशेषाधिकार समाज में प्राप्त है, हम उसमें खुद को देखते हैं, हम इसमें खुद को इमेजिन करेंगे विशेष सुविधा संपन्न। ठीक है, तो हम रूल्स भी इस तरीके के बनाएंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वह चीजें मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा जो अच्छी पोजीशन है वह मिले, यही सोचेंगे सामान्य लोग, यही सोचेंगे। कितने लोग यही सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, सभी के लिए कम से कम एक मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वह मिल जाना चाहिए, शायद लोग नहीं सोच पाएंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी, सो रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोसाइटी अलॉट देम अ प्रिविलेज पोजीशन, है ना। सो पोजीशन उनको बहुत अच्छी मिल जाए, प्रिविलेज पोजीशन मिल जाए, इस तरह की सोसाइटी आप चाहते हैं। एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन पर्सनल इंटरेस्ट एंड गुड फॉर ऑफ सोसाइटी। देखो हम इस चीज की एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, हम इस बात की संभावना बहुत कम है और हम दूसरों से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ते हुए दूसरे को विशेष सुविधाएं दे दें। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, आपको लगता है कि आप अपने पर्सनल जो इंटरेस्ट है इसको कॉम्प्रोमाइज करोगे सोसाइटी के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर दे कि वह सोसाइटी के लिए अच्छा है, इसके लिए गुड ऑफ सोसाइटी। सो ये हम सभी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में उनके जो आने वाली जनरेशन होगी, जो चिल्ड्रंस होगी, ठीक है, इसके जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज है, ये नेगेटिव या एडवर्स रूप से अफेक्ट होंगी। इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है, इसके जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये एडवर्स, इस पे जो इम्पैक्ट है वह आएगा, गलत इम्पैक्ट आएगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रिविलेज सोसाइटी और प्रिविलेज पोजीशन हमारी सोसाइटी में हो कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी एक तरीके से बढ़िया तरीके से जी सके, उसके पास अधिकार हो। हम इस तरह की सोच रखते हैं। अब इस सोच के साथ एक जस्ट सोसाइटी, एक सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ऐसे में जॉन रॉल्स एक बड़ी अच्छी थ्योरी देते हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद को इमेजिन करते, ये पूरी सोसाइटी है, ये पूरी सोसाइटी है, बीच में उन्होंने एक पर्दा लगा दिया और इस पर्दे को उन्होंने कहा व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता का आवरण। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, वी नेवर नो, कि ये जो सोसाइटी है इसमें हम पुअर होंगे या रिच होंगे, ठीक है, हम विशेषाधिकार वाले ग्रुप में पैदा होंगे, हम प्रिविलेज वाले ग्रुप में पैदा होंगे, या फिर हम वंचित या शोषित तबके में, डिसएडवांटेज जो ग्रुप है इसमें आएंगे, हम रिच होंगे, पुअर होंगे, अच्छा ये तो हो गया, हम लोअर कास्ट में आएंगे या अपर कास्ट में आएंगे,
अपर कास्ट या फिर लोअर कास्ट। हम बेसिकली अपनी उस सोसाइटी में अपनी पोजीशन को जो हम ऑक्यूपाई करने वाले हम नहीं जानते, और इसके बाद अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तब आप क्या सोचोगे, आपको नहीं पता कि आपने जो 10 हिस्से किसी एक चीज़ में से बांट रखे हैं, कौन सा हिस्सा आपको मिलेगा हम नहीं जानते। ऐसे में हम वो 10 हिस्सों बराबर जो है वह बांटेंगे कि कोई भी उठा दो सभी मैंने बराबर रखे हुए हैं, है ना, कोई भी हिस्सा उठा दो सभी बराबर रखे हुए हैं। तब हम इस तरह से सोचेंगे। तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो थ्योरी है, ठीक है, इसकी आलोचना इस बात पर की जाती है कि हम क्यों सोचें, जब हम ऑलरेडी प्रिविलेज एंड अपर कास्ट में पैदा हो गए, एक रिच फैमिली, हम क्यों सोचें इस बात को, और हम क्यों एक जस्ट सोसाइटी की बात करें। तो हम राइट्स और रिसोर्सेज अपने लिए रखेंगे, प्रिविलेज अपने लिए रखेंगे, ना कि हम दूसरों से शेयर करेंगे। तो यहां पर देखो बच्चों की व्हील ऑफ इग्नोरेंस की जो थ्योरी है वह एक जस्ट सोसाइटी की बात करेगी। ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की जो थ्योरी है वह एक जस्ट सोसाइटी की बात करती है। और यहां पर हमने क्या देखा कि एक इमेजिनेशन, ये जो थ्योरी है वह किस पर, एक कल्पना पर बेस्ड है। और ये जो इमेजिनेशन है, वी डोंट नो विच पोजिशन, वी डोंट नो कौन सी ऐसी पोजीशन होगी हमारी सोसाइटी में जो हम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बोर्न इन, हम नहीं जानते कि हम किस तरह के परिवार में पैदा होंगे, हम किस तरह के कास्ट जात में पैदा होंगे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, पुअर, प्रिविलेज। सो इफ वी डू नॉट नो दिस सेंस, तब हम क्या करेंगे, तब व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है वह आपको एक ऐसी सोसाइटी बनाने पे मजबूर कर देगा कि आप एक जस्ट सोसाइटी बनाएंगे और आप कोशिश करेंगे कि मिनिमम राइट एटलीस्ट सभी को दे दिए जाए, कि अगर हम मान लीजिए पुअर एंड अनप्रिविलेज ग्रुप में भी पैदा होते तब भी हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी, उतने राइट्स हो कि हम एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, डिग्निटी के साथ जीवन यापन कर सकें। So Rawls जो है use the idea of wheel of ignorance to argue that fair and just distribution, कि अब आपने क्या किया, अब आपको ये नहीं पता था कि आप सोसाइटी में किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करने वाले, इसलिए आपने एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अपना लिया। सो कहा कि ये जो इमेजिनेशन है ये सोसाइटी में एक फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यायपूर्ण वितरण का काम करेगी, कि हम मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम जो अधिकार है वह हम सभी को देंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि अगर हम वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में भी आते हैं तब भी हमने क्या इंश्योर किया, विल इंश्योर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शंस। जस्ट सोसाइटी कैसे बनेगी, क्योंकि अब हम ये सोचा कि वीकर सेक्शन में अगर हम पैदा होंगे तब भी इसके पास will ensure reasonable opportunities to weaker section, क्लियर। सो जैसे कि हम एजुकेशन की बात करें तो हम सभी के लिए एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो हम सभी के लिए हेल्थ की बात करें, शेल्टर की बात करें तो हम सभी के लिए आवास, शेल्टर, सुरक्षा की बात करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें सभी पर्सन्स के लिए अवेलेबल हो, है ना। सो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो वर्स्ट ऑफ कंडीशन के लिए भी आपने सोच के रखा है। अब ऐसे में जॉन रॉल्स क्या कहते हैं, जॉन रॉल्स कहते हैं कि व्यक्ति इसलिए नहीं अब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है बिकॉज ऑफ वो मोरल है, बिकॉज ऑफ एक मोरालिटी के कारण वह ऐसा कर रहा है, नहीं, वो अपनी व्यवस्था कर रहा है कि अगर वीकर सेक्शन में वह पैदा हुआ, एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ, तब भी उसके पास जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज है वह हो, है ना। सो इट वुड बी सेंसिबल इन दिस सिचुएशन फॉर एवरीवन टू इंश्योर द ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इक्वली टू ऑल पर्सन एंड दिस वे रॉल विच आइडिया ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, फेयर एंड जस्ट सोसाइटी। समझ में आ गया। इसमें एक पॉइंट और आता है बच्चों, नॉट इजी टू इरेज वन आइडेंटिटी एंड इमेजिन वन सेल्फ अंडर अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, कि हम क्यों व्हील ऑफ इग्नोरेंस का पर्दा हम क्यों ओढ़ेंगे, जबकि हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं, आप कितना सोचोगे कि यार मुझे नहीं पता मैं किस कास्ट से हूँ, किस रिलीजन से हूँ, ठीक है, कुछ नहीं पता कि कौन सा सेक्शन
कौन सा ऐसा वीकर सेक्शन हो सकता है, कौन सा ऐसा प्रिविलेज सेक्शन, कुछ नहीं, सब भूल जाओ। और उसके बाद तो अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर पाना, अपनी आइडेंटिटी को इग्नोर कर पाना इतना आसान नहीं होता, और एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण इतना आसान नहीं होता। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सिद्धांत है उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। सो नॉट बिकॉज ऑफ नॉट ईजी टू इरेज किसी भी सेल्फ आइडेंटिटी। क्लियर है? सो ये एक रेशनल थिंकिंग है, नॉट मोरालिटी। लास्ट पॉइंट इसमें कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस एक रेशनल थ्योरी है, रेशनल थ्योरी है, नॉट मोरालिटी। रेशनल थ्योरी है, नॉट मोरालिटी, है ना? क्लियर है? चलिए, ये हुआ आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सोशल जस्टिस, है ना? सोशल जस्टिस में हमने देखा कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, प्रोपोर्शनेट जस्टिस, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जॉन रॉल्स की थ्योरी व्हील ऑफ इग्नोरेंस को भी हम पढ़ चुके। समझ में आया व्हील ऑफ इग्नोरेंस? और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसका आंसर लिख लोगे। अब अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें कि कैसे आप सोशल जस्टिस को परस्यू कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर के द्वारा ऐसा कर सकती है। अगर हम लिबरल डेमोक्रेसीज या कंट्रीज़ की बात करें तो उन सभी के द्वारा इक्विटेबल जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, जो मिनिमम राइट्स हैं, वह सभी को दिए गए हैं ताकि वह मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड के साथ जी सके। सो सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आप देखेंगे कि जेंडर जस्टिस के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की गई है कि चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, अगर वह इक्वल वर्क कर रहे हैं तो इक्वल उन्हें पेमेंट जो है वह दिया जाए, है ना? आज जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो या फिर उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स हो, ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का एक तरीका है। लास्ट वाला जो आपका पैराग्राफ है इसमें आपको बताया गया है कि स्टेट इंटरवेंशन एंड फ्री मार्केट। अगर हम ये देखें कि फ्री मार्केट जो है, क्या फ्री मार्केट सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा या फिर राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए? तो सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए स्टेट इंटरवेंशन एटलीस्ट वहां पर हो कि मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कि हम शेल्टर, फूड, इन सब चीज़ों की बात करें तो ये सभी लोगों को मिल जाए, इजी अवेलेबल हो। कोई भी ऐसा नहीं रहे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। आप पेपर 4 में एथिक्स में भी इस तरह की केस स्टडीज़ देखते हैं कि एक डीएम जो उसका ट्रांसफ़र केवल इस बात से कर दिया जाता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति भूख से मर गया। तो चूंकि यह गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट इस चीज़ का प्रयास करेगी कि एटलीस्ट, चूंकि राइट टू फूड हिस्सा है हमारे राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टीज़ की जब हम बात करेंगे, राइट टू फूड इसका एक हिस्सा है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राइट टू फूड को, और गवर्नमेंट अगर हम जिला स्तर पर देखें तो जो डीएम है, जो मजिस्ट्रेट है, जो डीएम कहीं कहीं मजिस्ट्रेट भी कह देते हैं, तो जो कलेक्टर है वह क्या करें, वह सभी के लिए फूड और इन सभी की जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वहाँ तक प्रोवाइड करे, वहाँ तक पहुँचाए, है ना? एक्सेस हो लोगों का आसानी से। तो इस तरह की चीज़ें क्या बताती है कि स्टेट का इंटरवेंशन एटलीस्ट मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, लॉ, पॉलिसीज, इन सभी के लिए होना चाहिए। और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट तो जो है वह किस पे चल रहा है? मार्केट जो है वह आपका चल रहा है प्रॉफिट बेस पर। अगर हम फ्री मार्केट की बात करें तो क्या फ्री मार्केट सभी को एक तरह से इक्वल चॉइस देगा, सभी के लिए इक्वल प्रमोशन की बात करेगा, इक्वल रिसोर्सेज की बात करेगा? सो मार्केट अगर हमें बेटर सर्विसेज देता है, फ्री मार्केट इज अ प्रॉफिट मोटिव, सो इट हैज अ टेंडेंसी टू वर्क द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर जो मार्केट है, फ्री मार्केट की हम बात करेंगे, ये बेसिकली प्रॉफिट बेस्ड है, बट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह समाज में एटलीस्ट इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज अगर है तो उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट जो चीज़ों को है वह करे। सो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डिसएग्रीमेंट अबाउट इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस आर इनवाइटेबल and even healthy because they force us to examine different point of view and rationally defend our own views. And policies about the negotiations of such disagreement. So debate. In our country, many kind of inequality exist and much remain to be done by the studying and different principles. So justice should help us to discuss the issue involved and come the agreement regarding the best way of pursuing justice.
तो यहाँ पर सोसाइटी में अगर हम इक्विटेबल सोसाइटी की बात करें, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर इसके लिए एक डिबेट आती है फ्री मार्केट की और स्टेट इंटरवेंशन की, है ना, फ्री मार्केट की एंड स्टेट इंटरवेंशन की। देखो जस्टिस के लिए कुछ ये कोट है जो आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं या आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग। हाँ, इसमें आप शेर, गीत, कुछ इस तरह की चीजें नहीं लिख सकते। जीएस का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा, है ना। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना है, अपमान की घटती हुई भावना है और एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। तो यहाँ पर अंबेडकर कहते हैं जस्ट सोसाइटी के लिए, जस्ट सोसाइटी दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रिवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ डिसॉल्व इनटू द क्रिएशन ऑफ द कंपैशनेट सोसाइटी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज मतलब सम्मान बढ़ना चाहिए, समानता की भावना बढ़े, अपमान की भावना जो है वह लोगों में कम हो जाए, ठीक है। एक करुणा से भरा जो समाज है वह बने, इस बात की चर्चा ये करते हैं और यही एक न्यायपूर्ण समाज है। तभी आपको जस्ट सोसाइटी, सोशल जस्टिस लिख रहे हैं, आप इस कोट का जरूर यूज कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जेएस मिल कहते हैं कि न्याय में कुछ अंतर्निहित है जिसे करना ना करना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत, जिस पर बतौर नैतिक अधिकार कोई भी व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है। मतलब न्याय मतलब कोई भी व्यक्ति इस बात को तो कह ही सकता है कि यार ये गलत है ना। सो जस्टिस इंप्लाइज समथिंग विच इट इज नॉट ओनली राइट टू डू एंड wrong not to do, but which some individual person can claim for us and his moral rights। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एक मोरल राइट से भी इसको जोड़ दिया, ये जेएस मिल का कहना है। यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जो सोशल जस्टिस से था। डज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। अब देखो यहाँ पर सोशल जस्टिस का मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि अगर डिसेबल है या फिर स्पेशल नीड्स है किसी पर्सन को, उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए। अब करंट अफेयर से इसको कैसे जोड़ दिया कि डिसेबिलिटीज़ के लिए, इन पर्सनस के लिए एक एक्ट आता है और उस एक्ट में कई प्रोविजंस ऐसे किए गए जिसपे इनके लिए एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण किया जा सके। सो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इंश्योर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ इंटेंट बेनिफिशियरी इन द सोसाइटी, डिस्कस 2017 में था। आप 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, 250 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। तो अब आपने क्या किया, सोसाइटी के एक सेक्शन की बात हो गई, आपके पास सोसाइटी, सोशल जस्टिस, जस्टिस का अप्रोच है कि नहीं है। 3 प्रिंसिपल्स हमने जो स्टार्टिंग में पढ़े और उनके बीच में एक हारमोनियस, एक जो बैलेंस है, जो सामंजस्य है वह होना चाहिए, तभी कोई गवर्नमेंट सोसाइटी को ठीक तरीके से एक जस्ट सोसाइटी में, एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील कर सकती है। तो आपको शुरुआत में, हाँ, अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तब आप इसके जो एक्ट के प्रोविज़न से ये नहीं बता सकते। तो इसके प्रोविज़न बताइए और लिखिए कि कितना इफेक्टिव है ये एम्पावर एंड इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। देखो, व्हाट डज इट मीन टू गिव ईच पर्सन हिज आर ड्यू, हाउ हैज द मीनिंग ऑफ गिविंग ईच हिज ड्यू चेंज ओवर टाइम। और कैसे ये जो किसी व्यक्ति को उसका एक प्राप्य देना, ड्यू देना जिसके वह हकदार है, कैसे इसका जो एक मीनिंग है वह चेंज हुआ। ब्रीफली डिस्कस द 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, बता देंगे 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल जो है वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होगा। 2023 में जो क्वेश्चन आया उसमें से एक प्रिंसिपल उसका आंसर भी था। Does the principle of considering the special needs of people conflicting with the principle। अब देखो इस क्वेश्चन की भाषा देख लो और यूपीएससी मेंस की भाषा देख लो। यूपीएससी मेंस 2023 यही तो था कि अगर हम स्पेशल नीड्स क्या हो गया कि जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनके लिए डेवलपमेंट की बात। तो क्या यहाँ पर आपका अप्रोच पूछा, भाषा वही थी, मतलब भाषा बदल गई थी, अर्थ उसका वही था। आप इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शंस को और उसमें ऐड करके बहुत बढ़िया से आंसर। अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जो भी क्वेश्चंस है, चाहे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया वो और लास्ट में जो क्वेश्चंस, इस पे प्रैक्टिस करोगे बच्चों, डेफिनेटली आंसर जब क्वेश्चन आएगा आप लिख पाओगे आंसर इसका, ठीक है। हाउ डज जॉन रॉल्स यूज द आइडिया ऑफ व्हील ऑफ
ignorance to argue that fair and just distribution can be defended on rational grounds, है ना. What are generally considered to be the basic minimum requirement of people for living a healthy and productive life? What is the responsibility of government in trying to ensure this minimum to all? Definitely government की responsibility है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं एंड इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है. शुरू से देख लो. तो आज हमने सोशल जस्टिस की बात की, कल हम बात करेंगे राइट्स की. सोशल जस्टिस की बात की बच्चों, फिर हम बात करेंगे राइट्स की. और जस्टिस में हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यूपीएससी मेंस टॉपिक 2 जो है यहाँ से ज़रूरी है. 2023 का क्वेश्चन सीधा आप इस क्लास से कर सकते हैं. 2020 एंड 21 में जो क्वेश्चंस आए उसको भी देखा, इस पर प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, करंट अफेयर से इसको जोड़िए और साथ साथ ही चीज़ों को याद कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए. तो क्या है जस्टिस? इक्वल ट्रीटमेंट, प्रपोर्शनेट, रिकॉग्निजेड स्पेशल नीड्स, यहाँ से क्वेश्चन था इस बार का. जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और जॉन रॉल्स की थ्योरी की हमने बात की, कैसे इसको परस्यू किया जा सकता है. फ्री मार्केट और स्टेट इंटरवेंशन की हमने बात की. व्हाट इज जस्टिस में हमने समझा कि एंशियंट सोसाइटी की बात करें उसमें जस्टिस को कैसे ऐड किया गया था, धर्म के साथ दोनों को जोड़कर देखा जाता था. और किंग की प्राइमरी ड्यूटी थी कि वह एक जस्ट सोसाइटी, एक सोशल ऑर्डर की बात करें. कन्फ्यूशियस की बात करेंगे, कहते हैं जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश किया जाए. ठीक है, क्लियर है इतना? तो 3 प्रिंसिपल्स हमने देखे, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ठीक है, एंड प्रपोर्शनेट जस्टिस एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स. यूएन वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की बात की, 20 फेब को मनाया जाता है. और आपको अभी रिसेंटली मतलब इस साल का जो मनाया गया क्या थीम थी उसको आप देखिएगा. जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि लॉ एंड पॉलिसीज़ के द्वारा सरकार ऐसे करेगी. ठीक है, आर्टिकल 17 की हमने यहाँ पर बात की कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया था और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया गया था. सीरियस अगर इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस हैं, सोशल इनइक्वालिटी चैलेंजेस हैं, तब बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करे, रीडिस्ट्रीब्यूटेड करे. व्हील ऑफ इग्नोरेंस को हमने पढ़ा. परस्यूइंग सोशल जस्टिस किस तरीके से हो सकता है, आपको एक पैराग्राफ भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे. और लास्ट में हमने जॉन रॉल्स एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो सोशल जस्टिस, जस्ट सोसाइटी, जस्टिस को लेकर जो कोट है वह देखें, जिसका यूज़ आप मेंस आंसर राइटिंग या ऐसे में भी कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं. ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा फैक्ट था, कोई ऐसा टॉपिक था जो नहीं समझ में आया, फिर से ज़रूरी है उसको पढ़ना, कमेंट कीजिए. नेक्स्ट क्लास में हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.